हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। अब देखो, जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है। जनरल एनेस्थीसिया हमारे यूज़ होता है मेनली सर्जिकल प्रोसीजर्स में। सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? सुन्न की दवाई, सुन्न करने की दवाई। जब आप लोकल लैंग्वेज में पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे तो क्या बोलेंगे? सुन्न करने की दवाई। अब मेनली क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट ओटी में आता है या उसका ऑपरेशन होने वाला होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक डर होता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द तो नहीं होगा। पेन का फियर होता है, अनकॉन्शियसनेस का फियर होता है, अनकॉन्शियसनेस का फियर होता है। ये सारे फियर होने के बाद भी अगर हम किसी रीजन से वो प्रोसीजर कंटिन्यू कर पाते हैं तो वो होता है जनरल एनेस्थीसिया। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थीसिया। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको वहाँ बता दूंगा। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जो पेशेंट होता है उसे बेहोश करने के या उसे पेन फील ना हो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करवाता है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस ख़त्म करवा देता है। और कैसी रिवर्सिबल? मतलब जब हम ड्रग को हटा लेंगे तो वापस कॉन्शियसनेस आ जाएगी। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन फील करवाना बंद करवा देता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन को सप्रेस कर देता है, पेन को सप्रेस कर देता है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन, मसल को रिलैक्स करवाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा सर्जन होता है उसे अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करने में आसानी होती है। नो सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट कैन प्रोड्यूस ऑल इफेक्ट। ठीक है, कोई भी सिंगल एनेस्थेटिक एजेंट जो होता है वो ये सारे इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। क्यों? क्योंकि मान के चलो तुम एक क्लास के टीचर हो, तुम्हें उनमें से एक बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, लेकिन तुम ये उनसे वो नहीं कर सकते एक्सपेक्ट कि एक ही स्टूडेंट ऐसा हो, सिंगल स्टूडेंट ऐसा हो जो सिंगर भी हो, जो डांसर भी हो, जो आर्टिस्ट भी हो, पढ़ने में भी अच्छा हो। सारी वो एक साथ नहीं हो सकती। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बेस्ट डांसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, बेस्ट सिंगर सेलेक्ट करना पड़ेगा, बेस्ट आर्टिस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग वो देखना पड़ेगा तुम्हें। तो इसीलिए मल्टीपल ड्रग्स यूज़ होते हैं, ये इसका प्रोटोकॉल है। कोई भी सिंगल ड्रग ये सारे इफेक्ट एक साथ कोज नहीं कर सकता। और फिर इसका यूज़ क्या क्या हो सकता है? मेनली प्रोटोकॉल क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करने का? प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले हम देंगे उसे प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन मतलब उसे हम तैयार करेंगे सर्जरी के लिए। इसके बाद इंडक्शन, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया इंड्यूस करेंगे। एक बार एनेस्थीसिया इंड्यूस हो गया तो फिर हमें उसे मेंटेन करना है थ्रू आउट द सर्जरी। थ्रू आउट द सर्जरी उसे मेंटेन करना है। मेनली इसमें तो क्या गैसेज यूज़ होती हैं। इंडक्शन, प्री मेडिकेशन हमने दे दिया, उसे प्रिपेयर कर दिया सर्जरी के लिए। इंडक्शन, मेंटेनेंस। इसके बाद हम देंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हमने बोला था, इससे क्या होता है, सर्जन को ईजी होता है अपना प्रोसीजर करना। इसके बाद हम देंगे एनाल्जेसिक, पेन को सप्रेस करने के लिए। और अदर ड्रग देंगे जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर। ठीक है, ये रिवर्सिबल होते हैं सब। इसके बाद अगर हम बात करें मेथड ऑफ एक्शन की, अगर हम बात करें मेथड ऑफ एक्शन की, ये कैसे काम करते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं? गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब गाबा क्या होता है? इनहिबिटरी एजेंट होता है, इनहिबिटरी एजेंट होता है गाबा। इनहिबिट कर रहा है ऑलरेडी। अब ये जो होते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या करते हैं? गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब अगर गाबा की एक्टिविटी बढ़ी तो इनहिबिशन भी बढ़ जाएगा। इनहिबिशन बढ़ा तो जो न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे वो कैसे हो जाएंगे? स्लो, स्लो हो जाएंगे। न्यूरॉन से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे वो गाबा ये क्या करता है? गाबा मेनली कैसा होता है? ब्रेकिंग सिस्टम होता है बॉडी का, ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम मतलब हमारी एक्टिविटीज़ पे ब्रेक लगा देता है ये। तो इससे सिग्नल स्लो हो जाते हैं, हमारे जो भी ट्रांसमिशन होता है वो स्लो हो जाता है और एनेस्थीसिया अपना काम करता है, बॉडी इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया क्या क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 चार स्टेज होंगे। पहला जो स्टेज होता है वो कैसा होता है? कॉन्शियस बट ड्राउजी, मतलब पेशेंट कॉन्शियस तो होगा लेकिन उसे थोड़ी नींद आने लग जाएगी। या मतलब ऐसे सोच के चलो, नींद के पहले हम जिस फेज़ में होते हैं ना, जस्ट पहले कि अब सोने ही वाले हैं, जस्ट वो फेज़ आ जाएगी। अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें, सेकंड क्या होता है? कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगी लेकिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट स्टेज। ठीक है, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई, बंदा अब कॉन्शियस नहीं है लेकिन उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बॉडी को अचानक पता चला कि कॉन्शियसनेस जा रही है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद तीसरा स्टेज क्या आता है? इसमें जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी थी उसे हम कंट्रोल कर लेंगे, रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाएगा वापस, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएंगे, आई बॉल फिक्स हो जाएंगी। तो ये जो तीसरा स्टेज होता है, स्टेज 3,
ये आइडियल होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बंदा कॉन्शियस भी नहीं है लेकिन उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी कंट्रोल हो चुकी है, ठीक है, रेस्पिरेशन, मसल रिफ्लेक्स लॉस्ट और आई बॉल फिक्स हो चुकी है। इसके बाद एक चौथा स्टेज आता है जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और इसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स। तो ये जो चौथा स्टेज होता है इसके पहले ही हमें तीसरे स्टेज में ही रोकना होता है, तीसरे स्टेज में ही मेंटेन करके रखना होता है और हमारा सर्जिकल प्रोसीजर करना होता है। इसलिए क्या स्टेज 3 कैसा होता है, आइडियल होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। अब अगर हम बात करें जनरल एनेस्थीसिया की क्लासिफिकेशन, तो जो जनरल एनेस्थीसिया है वो दो टाइप का होता है, इन्हेलेशन और पेरेंटेरल। इन्हेलेशन मतलब सांस के थ्रू हम उसे देंगे, ब्रीथिंग के थ्रू या सांस के थ्रू, ब्रीथ के थ्रू लेगा या सांस के थ्रू वो लेगा। पेरेंटेरल मतलब हम इंजेक्शन के थ्रू उसे देंगे, इंजेक्शन के थ्रू हम इसे देंगे, ठीक है। अब जो इन्हेलेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकती हैं, वोलाटाइल लिक्विड या गैस हो सकती हैं। वोलाटाइल लिक्विड के एग्जांपल हमारे पास क्या है, हेलोथिन, आइसोफ्लूरान और ईथर, हेलोथिन, आइसोफ्लूरान और ईथर। गैस के एग्जांपल क्या है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये NO लिखा हुआ है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये किसका एग्जांपल है, इन्हेलेशन में गैस का एग्जांपल है। तो इन्हेलेशन वाले जो भी जनरल एनेस्थीसिया थे वो दो टाइप के थे, वोलाटाइल लिक्विड और गैस। वोलाटाइल लिक्विड में क्या क्या, हेलोथिन, आइसोफ्लूरान और ईथर। गैस में क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, N2O या नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम बात करें पर इंटरल जो हम इंजेक्शन से देंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, मेनली इंड्यूसिंग और अदर टाइप के होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, स्लो एक्टिंग। इंड्यूसिंग पहले जो इंड्यूस करवाएंगे और स्लो एक्टिंग। अब इंड्यूसिंग के एग्जांपल है प्रोपोफोल, इटोमिडेट और थियोपेंटोन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट और थियोपेंटोन। स्लो एक्टिंग या अदर ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन, कीटामाइन और ओपियोइड्स, बेंजोडाइजेपिन, कीटामाइन और ओपियोइड्स। ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अब अगर हम बात करें प्रोपोफोल की, प्रोपोफोल क्या होता है, किंग ऑफ एनेस्थीसिया, किंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जल्दी सुलाता है और जल्दी उठाता है, मतलब जल्दी ये अपना काम करेगा और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसलिए जल्दी वापस पेशेंट उठ भी जाता है, ठीक है। इसके फीचर अगर हम बात करें तो कैसे मिलता है, 1% इमल्शन, 1% इमल्शन IV ये देना होता है। रैपिड एक्टिंग होता है, मतलब जल्दी सुलाता है, जो मैंने बोला जल्दी काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, वही गाबा रिसेप्टर पे काम करेगा और हाइपर पोलराइजेशन करवा देगा। अब हाइपर पोलराइजेशन से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन से जो न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है वो स्लो हो जाता है, स्लो न्यूरॉन ट्रांसमिशन, स्लो न्यूरॉन ट्रांसमिशन हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर क्लोरीन ज़्यादा चला जाता है तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसका मतलब जल्दी उठाता है, जो लाइन हमने यहाँ लिखी थी ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसका अगर एक और इम्पोर्टेंट फीचर देखें तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, मेनली बेनिफिट इसका क्या होता है, इसके वजह से कोई इरिटेशन नहीं होती। दूसरा इसका एंटी एमेटिक इफेक्ट भी होते हैं, मतलब वोमिटिंग वगैरह अगर पेशेंट को हो रही है तो ये उसे भी रोक सकता है। ये इंडक्शन और मेंटेनेंस हम मेनली दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और इसका कहाँ यूज़ हो सकता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, कहाँ यूज़ हो सकता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस एक कंडीशन होती है एपिलेप्सी की, जो हम एपिलेप्सी में पढ़ेंगे वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट दो हैं, कोज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसके वजह से कभी कभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, या एनेस्थीसिया की जो चौथी स्टेज हमने पढ़ी थी वो भी हो सकता है। और पेन ऑन इंजेक्शन, मतलब जो पेशेंट होगा वो कंप्लेन करेगा कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया था वहाँ पे जलन हो रही है या वहाँ पे पेन हो रहा है। ये हो गया हमारा प्रोपोफोल। अगर हम थियोपेंटोन के बारे में देखें तो क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट होता है। IV हम इसे देते हैं, इंडक्शन ये करवाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और हाईली इरिटेंट होता है, हाईली इरिटेंट होता है, इस वजह से हम इसे यूज़ कम करते हैं, यूज़ कम करते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इरिटेशन कॉज करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो हो गई, वेसोमोटर डिप्रेशन हो सकता है, पुअर एनाल्जेसिक है, पेन इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, पुअर मसल रिलैक्सेंट है, तो मसल को भी ये रिलैक्स नहीं करवा पाता, इसलिए किंग ऑफ एनेस्थीसिया क्या बोलते हैं, प्रोपोफोल को बोलते हैं। वो ये सारे एडवर्स इफेक्ट से दूर रखता है और सब काम एक साथ करवाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया के, तो मेनली कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन, अरिदमिया, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन,
और परसिस्टेंट सेडेशन, मतलब हमने जो सेडेशन दिया वो ज़्यादा टाइम तक रह गया, परसिस्टेंट रह गया बढ़िया। नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया की वजह से, इसलिए हम ऐसा एजेंट यूज़ करते हैं जो एंटी एमेटिक इफेक्ट भी कॉज करता हो, जैसे प्रोपोफोल। और हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन हमें याद रखने हैं, हाइपोटेंशन, अरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, परसिस्टेंट सेडेशन, नोजिया वॉमिटिंग और हिपेटोटॉक्सिसिटी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है एनेस्थीसिया में, वो क्या बनता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब यूज़ ऑफ ड्रग बिफोर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया से पहले भी हमें कुछ ड्रग यूज़ करने होते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा था। शुरू में हमने कहाँ देखा था, हमने यहाँ देखा था प्री मेडिकेशन, मतलब पेशेंट को तैयार कर रहे हैं हम सर्जरी के लिए। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है, यूज़ करता होता है एनेस्थीसिया देने से पहले। क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले एंजाइटी होती है पेशेंट को, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, वरना पेशेंट का हो नहीं पाएगा ऑपरेशन। तो एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए क्या देंगे हम, बेंजोडाइएजेपिन। क्या देंगे, बेंजोडाइएजेपिन। टू प्रिवेंट सलाइवरी सिक्रीशन और ब्रेडिकार्डिया, तो हम क्या देंगे, एट्रोपिन। अब ये बेंजोडाइएजेपिन हमने कहाँ पढ़ा था, इसके पहले वाला जो लेक्चर था हमारा सिडेटिव और हिप्नोटिक्स, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के लेक्चर में पढ़ा था। एट्रोपिन हमने कहाँ पढ़ा था, एएनएस जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एट्रोपिन बहुत अच्छे से देखा था कोलिनर्जिक सिस्टम में। पेन रिलीफ करने के लिए हम क्या देंगे, ओपियोइड्स देंगे। ओपियोइड्स हम सीएनएस में आगे जाके पढ़ने वाले हैं कैसे काम करते हैं, है ना। ये पेन को रिलीज करवाते हैं, ऐसे एट्रोपिन क्या करवाता है, सलाइवरी सेक्रीशंस को रोकता है, ब्रेडिकार्डिया करवाता है। एंटी एमेटिक इफेक्ट, मतलब वॉमिटिंग वगैरह, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, उसके कंट्रोल हम करेंगे। क्या देंगे हम, ऑन्डानसेट्रोन या मेटोक्लोप्रामाइड, ऑन्डानसेट्रोन या मेटोक्लोप्रामाइड देंगे। एसिड सिक्रीशन को रोकने के लिए हम क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या रेंटेडिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या रेंटेडिन, ये दो चीज़ें हम देंगे एसिड की सिक्रीशन को रोकने के लिए। ये हो गया हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब एनेस्थीसिया से पहले पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि उसकी एंजाइटी कम हो जाए, सलाइवरी सिक्रीशंस या ब्रेडिकार्डिया हो जाए, पेन रिलीफ हो जाए, उसका एंटी एमेटिक इफेक्ट हम कॉज करेंगे क्योंकि नॉर्मली एनेस्थीसिया से क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है। और एसिड सिक्रीशन रुक जाए, गैस्ट्रिक एक्टिविटी कम हो जाए, इसलिए क्या देंगे, पीपीआई और रेंटेडिन। ये हो गया हमारा जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया वो था जो हम सिस्टम में दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थीसिया सिस्टमेटिक वर्क नहीं करता, मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम प्रोसीजर करने वाले हैं सिर्फ उसी जगह पे हम वो अप्लाई करेंगे और सिर्फ उतना ही एरिया सुन्न होगा उससे, या उतना ही एरिया जो है वहाँ पे पेन कम होगा और कॉन्शियसनेस लॉस्ट नहीं होगी, उस जगह पे पेन सप्रेस हो जाएगा ताकि पेशेंट को फील ना हो जब भी हम वो सर्जिकल प्रोसीजर करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में।